सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि आरपीएससी द्वारा कल अ, विभिन्न 24 विषयों पर 2202 पदों पर स्कूल व्याख्याता की भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला है एवं आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो उसी विषय में अपन ये छोटा सा सेशन रखेंगे 20 एक मिनट का, जिसमें लगभग लगभग आपने महत्वपूर्ण जो विज्ञापन की चीज़ें होगी वो तो आप सब देख चुके ही होंगे। उसके अलावा कुछ और सवाल है, उसमें मैं बात करूँगा। किसी की कोई क्वेरी थी, कोई डाउट वगैरह, कंफ्यूजन की स्थिति। लेकिन शॉर्ट में एक बार वापस समराइज कर लेते हैं 2 मिनट में कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण विज्ञप्ति की जो बातें हैं और उसमें डाउट क्या आपके रह रहे हैं, तो उस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन जो विज्ञापन का ये पहला पृष्ठ है, तो इस पे आप देख सकते हो कि 24 विषयों के 2202 पद और ज्योग्राफी, जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट का बताऊं, अपने सब्जेक्ट का, तो ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट की इसमें पोस्ट है वो है 210 पोस्ट है, जो बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, वैसे अपन देखें हिस्ट्री की जो स्थिति हुई है या फिर पॉलिटिकल साइंस की, वर्तमान तौर पे इस विज्ञापन को देखते हुए हिस्ट्री की लगभग 90 पोस्ट है, शायद 90 है। पॉलिटिकल साइंस की भी अपन देखें तो इसमें 200 और 25 या कुछ ऐसी ही है। और हिंदी की 350 वैकेंसी है, जो कि पिछले साल 1450 के आसपास थी। अपनी जो 210 पोस्ट है वो पिछली बार 793 थी, 793 पोस्ट थी, और इस बार 210 है। तो अंतर तो ये तो पक्का है ही है। निराशाजनक जो तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए एक निराशा तो है ही है। लगभग वो एज्यूम कर रहे थे इस पोस्ट से नीचे तो होनी नहीं चाहिए। जैसे कि पिछली वैकेंसी की थी, मैं जब तैयारी कर रहा था तो पिछले से मैं भी ये एज्यूम कर रहा था कि अच्छी खासी वैकेंसी होती है, तो पिछले जितना ही होता है तो ये कॉन्फिडेंस तो रहता ही है कि हाँ उनका हुआ था पिछले में, जैसे अपने साथ में या सीनियर कोई तैयारी करने वाले हो इतनी वैकेंसी में उनका हो गया था, तो इस बार भी अपनी भी इतनी आई है तो अपनी भी संभावना है। लेकिन वैकेंसी कम आती है तो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज तो होते ही है। लेकिन यदि आप दूसरों से सब्जेक्ट से तुलना करोगे तो थोड़ी खुशी की जरूर हो सकती है अपने के, दूसरों की तुलना में ठीक ही है। वैकेंसी आते ही कई बार यूँ होता है कि लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कल का नोटिफिकेशन आते हुए ये देख सकते हो कि कई जने इसको स्किप करके दूसरे में कि शायद रीट की कर ले या फिर किसी अन्य की कर ले, तो उस पर भी अपन बात करेंगे क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ चुका है। उस पर अपन कुछ अब चेंजेज हो सकते हैं तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। बाकी वैसे आप इसमें देख सकते हो जो शुरू की लाइन लिखी हुई है, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों, फिर कोष्टक में लिखा हुआ है पदों की कमी व वृद्धि की जा सकती है। पहली ही जो लाइन है इसमें लिख रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पत्थर की लकीर है, बाद में पोस्ट बढ़ नहीं सकती। उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जल्दी ही वैकेंसी भी निकाली है। एक निरस्त वीओआरओ का पेपर किया है, वो वापस मार्च में लगेगा। रीट का भी विज्ञापन जैसे कि वो पात्रता का निकाला जा चुका है इनके द्वारा, कि करवाएंगे, डेट वगैरह कर रखी है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जल्दबाजी में इन्होंने, मेन मामला इनके जो था वो डीपीसी का था। जितने भी है वो सबका यही था कि डीपीसी जो सेकंड ग्रेड की रुकी हुई डीपीसी है, तो उससे पदों की कैलकुलेशन इनके हो जाती है। और जो पहले के पद थे वही 2202 पद इन्होंने बता रखे हैं। कोई न्यू डीपीसी होती तो वो कैलकुलेशन होती, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2202 पदों पे ही ये हो। इसमें लिख भी रखा है और संभव भी है और नहीं भी हो सकता। मान लीजिए कि एग्जाम लग जाती है तो साल 1.5 साल बाद दूसरी वैकेंसी आ जाए, तो वो भी संभव है, संभावना है, सब कुछ है। बाकी आप इसमें सब्जेक्ट का अपन देखें तो ज्योग्राफी की 210 वैकेंसी है, बाकी की भी आप देख सकते हो इसमें। तो इसके जो मुख्य बिंदु थे, आ, जो 2-4 फॉर्म से संबंधित अपन को ध्यान रखने, बाकी ये बैकलॉग के पदों के बारे में दे रखा है, जो पिछली वैकेंसी में खाली रह गए थे विशेष वर्ग के, उनके भी इसमें शामिल किए गए हैं, वो बैकलॉग पद कहलाते हैं। इसके अलावा अगला पेज अपन देखें तो यहाँ पे शैक्षिक प्रावधान का आप एक बिंदु देखोगे। शैक्षिक प्रावधान, मुझे लगता है कि जो सीरियस तरीके से तैयारी कर रहा है यार, मानस है जिसका, तो एक बार खुद से डाउनलोड करके जो जो काम की चीजें आपको लगे तो वो खुद पढ़ लो, ताकि नहीं तो क्या रहता है कि आप किसी को भी मैसेज करके अपन पूछते रहते हैं कि ये वाली स्थिति है हमारी तो इसका क्या होगा। वैसे इसमें विज्ञापन में सब कुछ लिखा रहता है। तो आप शैक्षिक अर्हता संबंधी, एलिजिबिलिटी संबंधी प्रावधान है उसमें लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। उसमें लिख रखा है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, या तो फाइनल ईयर की एग्जाम दे दिए हो, रिजल्ट आना बाकी हो, या फिर सम्मिलित होने वाला हो फाइनल ईयर में, तो वो आवेदन करने के लिए पात्र है। किंतु उसमें फिर एक कंडीशन है, प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लास्ट टाइम में कई बार क्या है, जिनके
अपीयरिंग वगैरह कुछ VMU के सेशन वगैरह लेट चलते रहते हैं, किसी के नहीं है, तो उनके डाउट ये रहता है, या फिर जो प्रीवियस के सेमेस्टर में कई लेट रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनके ये रहता है। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे मैं बताऊँ, 20 दिन पहले ही रिजल्ट आया था। 15 को मेरा एग्ज़ाम था, 15 अक्टूबर को, और मेरे 24 सितंबर को रिजल्ट आया था। लेकिन मैंने लास्ट टाइम पर तक फोकस रखा, 20 दिन तक, लगभग 24 तक मैं खुद भी थक चुका था, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा रिजल्ट आएगा। लेकिन यूँ भरोसा था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी है जयपुर में, तो एक भरोसा था कि बाकी कोई दे या ना दे, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट दे ही देगी, इतना। उसने तो लास्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 10 अक्टूबर तक रिजल्ट दिए थे। 10 अक्टूबर तक बीएड फाइनल ईयर के, जिनके बीएड एमए के बाद में की रही होगी, उन्होंने 10 अक्टूबर तक आरयू ने रिजल्ट दिए दिए थे, आप ये देखिए। और 11 से एग्जाम शुरू हो रहे थे बाकी सब्जेक्ट के। ज्योग्राफी मतलब इनके सेक्शन वाइज थे, A B C ग्रुप, ग्रुप में बांटते हैं, अलग अलग विषयों का ग्रुप होता है। बी ग्रुप का 15 का था, ए ग्रुप का शायद 12 से स्टार्ट हो चुका था। तो आप देखिए 2 दिन पहले तक रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप इस चक्कर में भी ना रहें कि किसी के कोई बाकी कोई संभावना नहीं है एग्जाम की, तो आपके एलिजिबल आप नहीं हो सकते एग्जाम से। जैसे मैं मात्र 20 दिन पहले ही एलिजिबल हुआ और मेरे रैंक 1 आ गई, तो संभव सब कुछ है, इसमें नहीं है। मान लीजिए कि मैं लास्ट टाइम तक जो एग्जाम की डेट है वहां तक 24 या 25, या मान लीजिए इससे 1 महीने पहले तक मैं हताश हो जाता, ये सर्च करने लग जाता रिजल्ट कब आ रहा है, जो कि मेरे हाथ में नहीं था, मेरे हाथ में पढ़ाई ही थी। तो वो मैंने कंटिन्यू रखी, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। तो ऐसी वाली कंडीशन है, तो उसके लिए ये मेन पॉइंट है, आप ये देख सकते हो। इसके बाद आयु सीमा का एक पॉइंट है, 1/1/2025 है। इस तारीख को 21 वर्ष का न्यूनतम, मिनिमम और मैक्सिमम 40, बाकी इसमें छूट दे रखी है वो आप देख सकते हो, जिसमें जिसमें छूट दे रखी है वो आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हालांकि आप ये सब देख चुके होंगे, मेन जो पॉइंट है वो किस पे बात करनी है वो बाद में है, लेकिन ये आप देख चुके ही होंगे। अलग अलग इन्होंने बिंदुवार बातें बताई है, चयन प्रक्रिया बताई है, परीक्षा की तिथि एवं माह के बारे में इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की है, यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना, जो पुराना इनका नियम है उसके अनुसार वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की ये परीक्षा रहेगी और 2 भागों में रहेगी, ये भी इन्होंने बताया है। अब अगले पेज पे अपन देखते हैं। हाँ, आवेदन की जो अवधि है वो आप ध्यान रखना, 5/11/24, 5/11/24 से लेके 4/12/24 तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो। जिसके कोई संशोधन है उसकी एक अलग डेट आती है, तो किसी के ऐसा कोई करेक्शन, आप फॉर्म भरते टाइम, हाँ एक बात और मैं इधर कहूँगा, ऐड करूँगा, कि आप फॉर्म भरते टाइम जो भी जब भी फॉर्म भर रहे हो, तो निश्चित होकर फॉर्म भरें कि आप कोई गलत जानकारी नहीं भर रहे हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, संशोधन की तिथि भी चली जाती है, बाद में उनको पता ही नहीं रहता, फिर लास्ट में जाके ये चीज़ें प्रॉब्लम करती है कि सिलेक्शन भी हो रहा है और आपकी डीवी में प्रॉब्लम हो रही है। फिर अपन बहुत ऐसी ये जटिल चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें अपन किसी को पूछते हैं, तो वास्तव में देखें तो आप मेरे से पूछोगे तो मुझे भी जानकारी नहीं रहेगी। ये जानकारी उसी व्यक्ति को होती है जिसके साथ ये घटना घटित हो चुकी होती है। अब जैसे जिनके एलिजिबिलिटी एकदम कंप्लीट है, वो इस और ध्यान भी नहीं देंगे कि रिजल्ट पहले आना चाहिए, बाद तक आना चाहिए, कि परीक्षा तक आना चाहिए, क्योंकि उनकी डिग्री पूरी है, वो ध्यान उसकी तरफ जाता ही नहीं है। तो जिसके साथ घटित होती है उसको ही पता होता है, तो आप फॉर्म में सही जानकारी भरे, बाद में आपके दिक्कत ना करे। एक चीज ये ध्यान की थी। इसके बाद इस पेज पे अपन देखते हैं जो सिलेबस का, इसके बारे में इन्होंने दे रखा है ब्रीफ में कि सिलेबस किस टाइप में रहेगा। पेपर 1 जनरल हिस्ट्री, ड्यूरेशन वही 75 मिनट का है जो पहले हुआ करता था। इसमें इन्होंने चेंज ये किया है कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, पॉइंट नंबर 5 आप देखना, नोटिफिकेशन मोबाइल में एक बार आप डाउनलोड करके और एक बार अच्छे से देख लेना। तो उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो सेकंड पेपर में इनके आते थे, तीनों पार्ट, पेडोगॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आईसीटी, ये जो यूनिट हुआ करती थी, इसके टोटल वैसे देखें तो 2018 की वैकेंसी थी, उसमें इसके 30 क्वेश्चन आते थे, 120 तो सब्जेक्ट के हो जाते थे। बाकी ये और बाकी वाला पोर्शन नीचे का ये जो लिख रखा है वो, तो ये 150 क्वेश्चन सेकंड पेपर में हो जाते थे, 30। लेकिन पिछली बार क्या किया इन्होंने कि इसके 30 की जगह मात्र 20 ही प्रश्न आए, जो ये वाला पॉइंट था, पेडोलॉजी और टीचिंग लर्निंग मटेरियल और आईसीटी का पोर्शन, 20 22 लगभग इस तरीके के प्रश्न आए, 30 नहीं आए। मतलब कुल मिला के साइकोलॉजी का वेटेज कम किया इन्होंने। तो इस बार लेकिन ये यूं किया है कि इसका भी फिर एक पोर्शन एजुकेशन साइकोलॉजी का है, वो फर्स्ट पेपर में जोड़ दिया है। मतलब
जो पांचवा पॉइंट है इसमें देख रखा है, उसमें ये लिख रखा है एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट और साइकोलॉजी दोनों एक पोर्शन में हो गए। पहले मैनेजमेंट के भी 15 प्रश्न आते थे, लेकिन बाद में मैनेजमेंट के भी पिछली वैकेंसी में 10 प्रश्न आए थे, उससे पहले 15 आते थे। तो अब ये भी हो सकता है दोनों के साथ साथ प्रश्न आए, 8-8 प्रश्न आए। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का साइकोलॉजी का पोर्शन तो कम होगा ही लगभग, जिस हिसाब से लग रहा है, क्योंकि प्रश्नों को डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पेपर में अपन सोच रहे हैं कि साइकोलॉजी के 10 प्रश्न दे दे और मैनेजमेंट के 10 दे दे, तो इतना संभव तो नहीं है। बाकी विस्तृत पॉइंट वाइज जब सिलेबस आएगा तो और आइडिया लग जाएगा अपन को। और आरटी का जो है वो इन्होंने दे रखा है। तो ये आप देख सकते हो एजुकेशन साइकोलॉजी। वैसे आप इसको समझना चाहें तो जो पिछला सिलेबस है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसकी ये यूनिट हुआ करती थी, आप देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें ये पॉइंट थे, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह। ये एजुकेशन साइकोलॉजी के इतने पॉइंट थे पहले, एजुकेशन साइकोलॉजी के इतने पॉइंट थे। ये वाला अब इन्होंने कर दिया, पहले ये सेकंड पेपर में था, अब इसको कर दिया, इस पॉइंट को कर दिया फर्स्ट पेपर में। पहले ये सेकंड में था, ये भी सेकंड में था, ये भी सेकंड में था, लेकिन अब ये दोनों रहे हैं सेकंड पेपर में। पहले तीनों को मिला के 20 प्रश्न आए थे, अब तीनों को मिला के मान लीजिए 15 प्रश्न भी आ सकते हैं। मतलब टोटल सब्जेक्ट का आपके वेटेज बढ़ना तय है, 5-7 प्रश्न इधर उधर हो भी सकते हैं। तो ये इस तरीके से इन्होंने ये वाला पोर्शन फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया। बाकी जैसे ही सिलेबस आएगा, विस्तृत पाठ्यक्रम आएगा साइट पे, तो अलग से मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। पहले मैंने काफ़ी बनाए थे, वो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड पे थे। उसके बाद मैंने नहीं बनाए, क्योंकि जब पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत स्लाइड सा चेंज होता है तो एक नॉर्मल अपन बार बार दिखाने के लिए या फिर ऐसे उसके लिए नहीं बना सकते। तो जब विस्तृत पाठ्यक्रम आएगा तब एक बार मैं बना दूंगा। बाकी वापस उस तरफ अपन चलते हैं। इसमें देखने की ये 4 बातें ही थी। इसमें देखने की कुल मिला के देखने की 4 बातें ही थी। एक तो फाइनल ईयर या अपियरिंग में जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, एक न्यूनतम 21 से 40 एज है, वो आप डेट ध्यान रखना फॉर्म की। और जो 40% का क्राइटेरिया है वो भी सेम सिमिलियर ही है। पिछले बार जो 40% का क्राइटेरिया था, प्रत्येक सब्जेक्ट पेपर वाइज 40% होना ही चाहिए, तो वो इन्होंने चेंज नहीं किया है। सिलेबस में एजुकेशन साइकोलॉजी को फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया। ये स्लाइड स्लाइड चेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं है, वही का वही है। अब अपन देखते हैं कंफ्यूजन क्या है और बात किस पे करनी थी। बाकी ये वीडियो तो इसके खूब सारे आपने देखे होंगे। बाकी जो मेन मैं बात कर रहा था वो बात कर रहा था कंफ्यूजन पे। कंफ्यूजन पे मैं मेन बात कर रहा था कि किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहा है और तैयारी करने वाले को डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए। शायद मैं खुद की स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से थोड़ा ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि न तो मुझे आपका बौद्धिक लेवल पता है, आपने कितनी पहले तैयारी कर चुके हो, आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपके पढ़ने का तरीका क्या है, आपकी परिस्थितियाँ क्या है, वो सबके अलग अलग हो सकती है। तो मैं मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से आपके डिसीजन लेने में ये चीज़ें हेल्प कर सकती है। तो मैंने जो श्रेणी बनाई है 2 कंफ्यूजन की, मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक लगा, मैं 2 श्रेणियों में इसको बांट देता हूँ, थोड़ी समझने की दृष्टि से सुविधा रहेगी। 2 तरीके के ग्रुप्स है। एक वो ग्रुप है जो रीट की हो और ग्रेड 1 को लेकर कंफ्यूजन है कि दोनों में से किसकी करनी चाहिए। और एक और ग्रुप है, कुछ कुछ है उसमें से, सभी नहीं है, एक और ग्रुप है वो कंफ्यूजन इसमें है कि आरएएस की करें। अब ईओआरओ चूंकि निरस्त हो चुका है तो उनके लिए एक ऑप्शन और है, ईओआरओ की करें। और बीएड भी इन व्यक्तियों के कर रखी है, तो ईओआरओ के अलावा वो सोचते हैं कि ग्रेड 1 की करें, क्योंकि ये भी अच्छी पोस्ट है, तो उनको लगता है कि वैकेंसी भी ठीक ठाक मात्रा में है, जो आरएस की कर रहे हैं, ईओआरओ की कर रहे हैं। तो वो इस बात के लिए प्रिपेयर रहते हैं कि 210 पोस्ट भी सोचेंगे कि खूब है सिलेक्शन के लिए, जिसकी अच्छी तैयारी होगी वो। तो जो आरएस, ईओआरओ और ग्रेड 1 में भी इन लोगों के कंफ्यूजन बना हुआ है। और एक ग्रुप है वो रीट एवं ग्रेड 1 में है कि किस तरीके से करना, दोनों में से क्या चयन करना चाहिए। तो जहां तक मुझे लगा इनके कारण क्या हो सकते हैं रीट और ग्रेड 1 में कंफ्यूजन होने के कारण, तो आप देखना जो कंफ्यूजन हो वो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप सहमत होगे। या तो आप पोस्ट कम लग रही है, आप इसलिए आप मानस बना रहे हो चेंज होने का, या फिर
आपका सिलेबस है वो अधूरा है या अभी स्टार्ट किया है, अभी स्टार्ट किया है। या फिर तीसरा कारण इसमें हो सकता है कि जो पात्रता है आपकी, पात्रता मीन्स फाइनल ईयर अपियरिंग है या जो भी है रिजल्ट की आपको चिंता है। तीन आपके यदि कारण है, ये तीन कारण, तो इनमें से तीन कारण है तो इसको कैसे डिसीजन आपको लेना है। या तो पोस्ट कम से आप यदि सोच रहे हो तो रीट में भी वो का वो कंपटीशन है, चाहे तो आप जिनके सिलेक्शन पिछली बार हुए आप उनको पूछ सकते हैं कि किस तरीके का कंपटीशन था, कितनी भीड़ थी, और वो की वो रीट की जितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी उतनी की उतनी है। तो यदि आपके मन में ये आ रहा है तो ये गलत विचार है। पहली चीज ये कि जितना आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, L1 का हो सकता है, कोई तैयारी कर रहा है तो उसको वो तो L1 की ही करेगा, लेकिन L2 की कोई सोच रहा है तो SS और बाकी चीजों में भी अपन देखे, बाकी सब्जेक्ट्स में भी खूब कंपटीशन है। और सिलेबस किसकी के अधूरा है तो सिलेबस के लिए काफी टाइम मिल सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम डेट का कोई फिक्स नहीं है कि ये कब तक करवाएं। और पोस्ट में जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ऊपर लिखा हुआ है कि ये पद अस्थायी है, लेकिन इसमें कमी एवं वृद्धि की जा सकती है। तो ये भी संभव नहीं है कि पोस्ट भी इतनी ही रहे। कुछ दिनों में ये परिस्थितियां, जैसे जैसे समय जाएगा आप तैयारी करोगे, कुछ दिनों में जैसे ही स्थितियां क्लियर होगी तब आपको ये डिसीजन थोड़ा अपना खुद का ठीक लगता रहा होगा। जिसके पात्रता की समस्या है वो बेशक इसकी कर सकता है, वो रिस्क नहीं लेनी चाहिए उसकी। पात्रता की समस्या है और पहले रीट की पात्रता भी नहीं दी हुई है, उसके क्लियर नहीं है, मतलब पिछली वाली जो आजीवन पात्रता कर रखी थी इन्होंने वो क्लियर नहीं है, तो उसको रीट की ही करनी चाहिए। यदि आपके सिलेबस अधूरा है और आप सोच रहे हो कि नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो वो ये पॉइंट आपका है। आप खुद को पता रहना चाहिए कि आप कितने मंथ्स में ये सब्जेक्ट कवर्स कर सकते हो। जैसे कि मेरे खुद से मैं इसको रिलेट करके बताऊं तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है कि अप्रैल में मैंने डिसाइड किया कि मुझे ज्योग्राफी से करनी है और 15 अक्टूबर को मेरा एग्जाम था। हालांकि थोड़ा सब्जेक्ट मैंने पहले पढ़ चुका था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैं नया था। इससे पहले मैंने हिस्ट्री से तैयारी की थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हिस्ट्री में मेरी कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए मैंने अप्रैल से जियो की ज्योग्राफी को लेके। तो भी मेरे इसमें 300 में से 240 मार्क्स आए, जो 6 महीनों में मैंने किया उसमें से 240 मार्क्स आए। तो संभव ये था कि इतने मार्क्स लाना, वैसे तो देखे तो मेहनत का काम था, इसमें भी काफी कम समय में, क्योंकि सब्जेक्ट भी इसमें भी अलग अलग आते हैं। मैंने तो केवल इंडिया का पढ़ रखा होगा, राजस्थान का पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत वर्ल्ड की रीजनल ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो पढ़ रखा होगा। लेकिन यदि ह्यूमन ज्योग्राफी का देखा, कार्टोग्राफी देखे, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे PCM सब्जेक्ट था। तो ये संभव सब कुछ है। आप पोस्ट कम है वो अलग बात है, लेकिन जिसके जो फोकस है और एक ही तैयारी लेके बैठा हुआ है तो उसके तो डाउट करना ही नहीं चाहिए। इसी को लेके नहीं करें आप पोस्ट कम, पोस्ट बढ़ भी सकती है। और सिलेबस अधूरा है तो वो सिलेबस 2-3 महीने में आपकी ऐसी स्थिति होगी कि आपको खुद को फील होगा कि ये सिलेबस आपके पूरा है, कंप्लीट है। लेकिन वो कब होगा, जब 2-3 महीने कंटिन्यू आप पढ़ाई करोगे ना, तो उसके बाद आपको ये चीजें फील होने लगेगी कि हाँ उस स्थिति में आ गई है कि आप फ्रंट रनर है कंपटीशन में। तो ये चीजें आप इस तरीके से ये डिसीजन लें, इनमें से कौन सा पॉइंट आपका है और आपको इसको कैसे हटाना है। अब दूसरी बात रही RAS EORO ग्रेड 1 की, इनको क्या करना चाहिए। तो इनको, मेरी जो पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, यदि मैं होता तो, बाकी आप खुद का निर्णय आप खुद ही लो तो ही बेटर रहेगा। इसमें से जैसे मैं होता और मैंने 1-2 बार इंटरव्यू दे रखा है मैंने RAS का, तो मैं डेफिनेटली RAS की ही करता। यदि 1-2 बार आपने इंटरव्यू दे रखा है और आपके घर वालों से भी अच्छा सपोर्ट है, यदि आपके अंदर वो जिल भी है कि आपको ये ही करना है और 1-2 बार इंटरव्यू दे रखा है, यदि आपको अनुभव हो, तो ऐसे नहीं कि आप उत्साही खूब हो, आपने फर्स्ट टाइम ही दे रहे हो, अभी सिलेबस का भी ठिकाना नहीं है और फिर आप RAS B.Ed कर रखी है और इसको छोड़ के आप इस तरफ जा रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। एलिजिबल, इस पे एलिजिबल हो, लेकिन RAS आपने पहले दे रखी है, 1-2 बार इंटरव्यू कॉल भी हो चुका है, बहुत कम मार्जिन से आप रहे हो, तो वो तो खुद डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परिपक्व होंगे ही कि उनको पता रहेगा कि इसकी करनी है, तो वो बेनिफिट में रहेंगे। कारण क्योंकि इसके बाद ग्रेड 2 की भी वैकेंसी आएगी, DPC होने के बाद ही, जैसे ही कैलकुलेट होगी, 3rd ग्रेड की भी बाद में होगी, तो एक प्रोसेस है, तो इसकी ग्रेड 2 की भी आएगी, तो उनके लिए एक चांस रहता है कि किसी न किसी में हो जाए, प्लान B एक होगा उनके लिए। अब EORO का जैसे मार्च में है, तो जो RAS की कर रहे हैं ना, वो इसको साथ में आप चला सकते हो, क्योंकि इसमें जो पार्ट B इनका है नगर पालिका नियम वगैरह का है, तो नगर पालिका नियम वगैरह आपको अलग पढ़ने पड़ेंगे, तो आप 1-2 महीनों में इसको तैयार कर सकते हो। प्रीलिम्स निकल जाएगा, मार्च के बाद आप केवल मेंस की कर सकते हो, तो दोनों चीज़ें साथ में चल सकती है। लेकिन जिसने पहले नहीं दिया होगा, बहुत कम तजुर्बा है और जिसको लग रहा है कि नहीं होगा,
खुद का आप एनालिसिस करें आपके क्या संभावना है, तो वो केवल इस पे फोकस करेगा ना तो 100% उसका हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका पढ़ा रखा होगा उसने, तो उसमें वो हेल्प करेगा उसके। तो ये जो कंफ्यूजन के जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, मुझे लगता है कि शायद आप इसमें से किसी न किसी दोनों में से एक में तो होंगे ही। जिसकी पहले से अच्छी तैयारी होगी वो उस ग्रुप में हो सकता है, जो फ्रेशर होगा या फिर टीचिंग एग्जाम की कर रहा होगा वो उस ग्रुप में होगा। तो इसमें से आप डिसाइड करने का मैंने बता दिया गया है, अपनी आप स्ट्रेंथ देखो, आपके क्या क्या डिग्री कर रखी है, आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितना सिलेबस आपने पहले सेम पढ़ रखा है, तो उस हिसाब से आप ये निर्णय ले सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं एग्जाम कब तक होगा, उस डेट के संदर्भ में अपन बात करते हैं कब तक होगा। तो इसने जो टेंटेटिव इसका शेड्यूल दे रखा है आप देखोगे तो, जैसे ये जियोलॉजिस्ट का हो गया, माइनिंग की परीक्षा वगैरह, मत्स्य विभाग की, और 23/10 को भी यही आया था, दिनांक को इन्होंने रिलीज किया था। उसमें आप देख सकते हो कि 5वें महीने में एग्जाम है, 6ठे महीने में एग्जाम है, छठे में है, छठे में है, छठे में है, छठे में है, और डायरेक्ट 10वें महीने में है। इसमें बीच में गैप आ रहा है, 7वें 8वें महीने का गैप आ रहा है, 7 8 9 महीने का गैप आ रहा है। 7वां मतलब जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई अगस्त में यदि वैकेंसी नहीं बढ़ती और बनती और मतलब बढ़ेगी नहीं, और ऐसी संभावना है, तो आप जुलाई में भी हो सकता है, ये भी संभावना है। यदि वैकेंसी डिले नहीं हो रही है किन्हीं कारणों की वजह से और उनके एग्जाम करवाने का है ही, तो हो सकती है। क्योंकि जैसे पिछली वैकेंसी अपन देखे तो शायद मई में इनका नोटिफिकेशन आया था, मेरे हिसाब से शायद मई, हाँ मई में आया था, और अक्टूबर में इनके एग्जाम थे। आप देखिए जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 महीनों में इन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवा दिया था। तो यदि इनके मंशा बढ़ाने की नहीं रहेगी, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अपन कुछ नहीं, आप केवल ये कर सकते हो कि पढ़ाई कर सकते हो। बाकी जैसे ज्योग्राफी का ये अपन बताया 210 सीटें है, तो 2 साल बाद मान लीजिए इनकी यही वैकेंसी रही और 210 सीटें रही, तो इनको तो पोस्टिंग मिलनी ही है। तो आपको डिसाइड करना है आपका गोल क्या है, वो चीज़ें महत्वपूर्ण है। बढ़ाना न बढ़ाना वो कंटिन्यू चलता रहेगा, उस पर आप ज़्यादा फोकस, जितना आप इसके डीप में जाओगे, कोई ट्विटर अभियान में चल रहा है वो है ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन इसमें डीप में ज़्यादा जाने का मतलब नहीं है। आप फोकस रहिए, आपको क्या करना है पहले वो डिसाइड कीजिए। तो जुलाई अगस्त तक भी संभव है, और मान लीजिए कि जो RSM SSP द्वारा रीट मेन करवाया जाएगा वो नवंबर दिसंबर में भी लग सकता है। ये एग्जाम जुलाई में हो जाए ग्रेड 1 का, और वो नवंबर दिसंबर में लग सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये भी नवंबर दिसंबर तक आ जाए, नेक्स्ट मतलब 1 साल बाद हो जाए। तो जुलाई आप मान के चलिए कि जुलाई तक आपको अपनी तैयारी समेटनी है एक बार, इससे पहले संभव नहीं है, क्योंकि 5वें महीने से पहले जो समान परीक्षा जिले की होती है वो आ जाएगी, वार्षिक वाली अर्धवार्षिक आ जाएगी, CBSE बोर्ड आ जाएगी, इनके प्रैक्टिकल आ जाएंगे। उससे पूर्व इनको RAS प्री वगैरह भी करवाना है, EORO करवाना है तीसरे महीने में, जिसकी डेट दे रखी है। तो यहाँ तक कुछ नहीं है, इनके बीच में ये एग्जाम है, और इसके बाद अपन देखें ये जुलाई तक वाला, तो 24 सब्जेक्ट है, तो कुछ दिनों इनके 10-12 दिन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे निकल जाए तो इसमें हो सकता है, नहीं तो अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद फर्स्ट ग्रेड का पहले हो जाएगा, और उसके बाद रीट के लिए 2-3 महीने मिल भी सकते हैं, ऐसी संभावना है। बाकी डेट का कोई नहीं कह सकते, वास्तव में किसी को पता नहीं होती, ये एक एजम्पशन होता है बताने का। इसके बाद मैं बात करूंगा स्पेशल ज्योग्राफी के लिए, कि जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि टेस्ट सीरीज वगैरह का मैं कुछ करूंगा इसमें। तो अब एप्लीकेशन की हो सकता है कि नवंबर मिड में या नवंबर एंड तक, नवंबर एंड तक 10-15 दिन हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाए। नवंबर एंड तक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की मैं खुद तैयार कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की सिलेबस के अकॉर्डिंग व्यवस्थित टेस्ट सीरीज। तो लगभग मैं हो जाएगा नवंबर एंड तक, आगे पीछे कुछ दिन हो सकता है, तो व्यवस्थित तरीके से तैयार करेंगे। तो चाहो तो आप ये ज्वाइन करना, प्रॉपर एप्लीकेशन पे इसको करेंगे। इसके बाद लगभग लगभग मैंने सब सवालों पे बात कर ली है। आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ना, पोस्ट वगैरह आप देख लेना, क्योंकि जानकारी रहनी चाहिए कि क्या है स्थिति, और शैक्षणिक योग्यता वगैरह, न्यूनतम आयु वगैरह, किसी को कोई ऐसे इससे संबंधित सवाल सब क्लियर कर, इसके अलावा कोई हो तो आप देखिए। बाकी मेन चीज़ आपको ध्यान यही रखनी है, टेक योर डिसीजन, टेक योर डिसीजन, स्टे फोकस, वर्क हार्ड, बी हैप्पी एंड फिट। फिट रहना भी जरूरी है, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे यदि आप बीमार पड़ जाते हो तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है,
अपने फोकस, एक ही फोकस लीजिए। कई बार क्या होता है, जब जैसे अब मुझे लगता है कि सिलेक्शन कितना टफ है कि क्या है, तो उसमें अब यूँ लगता है कि सिलेक्शन टफ नहीं है, फोकस रहना एक जगह टफ है, बस वो ही लेके बैठे रहना वो टफ है। तो फोकस रहे आप, उसके लिए मेहनत करें, और सबसे बड़ी चीज़ है खुश रहें। थैंक यू। इसके अलावा कोई आप सवाल हो तो आप कमेंट कर दें।